नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हिंदी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का एक और सीरीज आपके सामने मैं लेके आया हूं और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं प्रश्न और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं आपसे कहता हूँ एक चीज़ कि आप विस्तृत रूप में चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं और चाहे वो किसी भी विषय के हो सकते हैं, उनका भी आप लगातार अभ्यास करते रहिए। एक दिन दो दिन बाद इन चीज़ों को भी आप देखते रहिए। इससे एक आपको अंदाज़ा हो जाएगा, एक प्रश्नों की प्रकृति का पता चल जाता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और विस्तृत रूप में पढ़ते समय हमें कहाँ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न लाता रहता हूँ आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक एक प्रश्न हम लोग देखेंगे, बल्कि दो प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूँ। दो प्रश्न फ्रेम में आ सकते हैं और दो प्रश्न हम लोग देखते चलेंगे। पहला प्रश्न पढ़ देता हूँ दोस्तों, अन्य से अनन्य आत्मकथा किसकी है? तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे। मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, सुषमा बेदी, उषा प्रियमवदा। ये चार लेखकों के नाम है और इसमें से सोच के हमें बताना है कि ये आत्मकथा किसने लिखी है। दोस्तों, उत्तर सही मैं आपको बता देता हूँ। इसके लेखक हैं प्रभा खेतान जी और ये आत्मकथा है दोस्तों 2007 में ये इनका लेख प्रकाशित हुआ था और काफ़ी चर्चित हुआ था। इन्होंने अपनी आत्मकथा के बारे में इसमें बेबाकी से बात की है, बेबाकी से वर्णन किया है अपने जीवन की घटनाओं का। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव पूछ लिया यहाँ पे। ऑप्शंस पढ़ देता हूं। त्रिकुटी, खेत, प्रभु और नाथ। ये चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप सोचिए और बताइए कि इसमें सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, आप लोगों ने सोच लिया होगा, इसमें तद्भव शब्द जो है खेत है। खेत का तत्सम रूप क्षेत्र होता है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा और पांचवा प्रश्न आपके सामने है। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है। ये एक मुहावरा है और मुहावरा काफ़ी हमें पढ़ने में आनंद भी आता है और अलग अलग मुहावरे हमें उनका अभ्यास भी करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पूछता है इस तरह के प्रश्न। फिलहाल ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्याडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ दे देना। तो छछूंदर के सिर पे चमेली का तेल आप समझ गए होंगे। इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, अयोग्य व्यक्ति को कोई अच्छी चीज दे देना। चौथा है आप बीती शब्द में समास है। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है ये और इस चीज को आप लोग देख लीजिए। ऑप्शंस पढ़ देता हूं मैं। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो आप बीती सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसका विग्रह क्या होगा। आप पर बीती यानी यहाँ पे तत्पुरुष है दोस्तों, और तत्पुरुष में भी ये होगा अधिकरण तत्पुरुष, क्योंकि अधिकरण जो कारक होता है उसी से बनता है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अधिकरण कारक का जो प्रसर्ग होता है, कारक चिन्ह होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, वो होता है में अथवा पर। तो यहाँ पे पर आया हुआ है, आप पर बीती। तो समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पांचवा और छठवां प्रश्न है हमारे सामने। प्लुत स्वर कौन सा है? चारों ऑप्शंस पढ़ देता हूँ आपको। औम, पेन नहीं सेलेक्ट किया। औम, ओम, 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 कुछ ये इस तरह से है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी जो ये दिया हुआ है इसका ऑप्शन सही है बी, ओम, जो प्लुत स्वर होते हैं। और इसका वीडियो भी एक डिटेल्ड है, आप जाके देख लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। हालांकि इस तरह के मैंने निशान देखे हैं ओम के बीच में, तो हो सकता है कि कुछ और हो, मैं इस क्लियर नहीं हूँ, लेकिन जो प्रतिष्ठित किताब से ही मैंने इसका उत्तर ढूंढा है तो यही दिया हुआ है बी, ओम। आगे बढ़ते हैं। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। दोस्तों, है और नहीं है में हम लोग बहुत दिक्कत करते हैं। यहाँ ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि नहीं है, इस चीज़ पे हमें फोकस करना है। बाकी प्रयोजन के समानार्थी है, इसका कहने का ये मतलब है। चलिए ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे। लक्ष्य, हेतु, नियोजन, उद्देश्य। तो दोस्तों यहाँ सहज अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं, आपने सोच भी लिया होगा। इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नियोजन नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। सातवां और आठवां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। सातवां प्रश्न पढ़ देता हूं मैं। अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। एक चीज आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शंस पढ़ देता हूं। प्राचीन, प्राचीन, अद्यतन, अधुनातन, सनातन। तो अर्वाचीन का जो विलोम होगा दोस्तों वो होगा प्राचीन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से। आगे बढ़ते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष,
द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। तो आप सोचिए और बताइए कि गौशाला में कौन सा समास होगा। दोस्तों यहाँ भी ये ऑप्शन ए सही होगा, तत्पुरुष समास है। और जब इसका हम विग्रह करेंगे तो गौ के लिए शाला, तो यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चेंज है तो एक ही प्रश्न देख पाएंगे हम लोग। देशभक्ति में कौन सा समास है? दोस्तों देख लीजिए ऑप्शंस यहाँ भी मैं पढ़ देता हूँ आपको, द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु। तो आप सोचिए और बताइए कौन सा यहाँ पे समास होगा दोस्तों। तो देशभक्ति में देश के लिए भक्ति, यहाँ भी तत्पुरुष समास ही होगा। तो तत्पुरुष समास पूछता है दोस्तों, और पूछ चुका है ये। और मैं आपको बताऊं कि ये एक ही पेपर में ये पूछा है, तीनों आपने देख लिया कि तत्पुरुष समास से 3 प्रश्न आ गए। तो आप लोग इसका अभ्यास करते रहिए। अब आगे मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे 10वां और 11वां प्रश्न। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे दोस्तों उपसर्ग पूछ लिया। प्राक ऑप्शंस हैं प्राग, प्रागैति। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों, सहज अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्राक का जो हम लोग संधि करते हैं तो क के बाद यदि कोई स्वर आता है तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, क जो है ग बन जाता है। व्यंजन संधि में मैंने बताया भी है, यदि आपको बहुत डिटेल जानना है तो वहाँ जाके आप वीडियो देख लीजिए, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? यानी कि जो 3 है वो संयुक्त व्यंजन है, एक नहीं है। तो ये देख लीजिए, बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। य क्षत्रज्ञ, तो ये क्षत्रज्ञ ये संयुक्त व्यंजन है, हम सभी जानते हैं, ये सही उत्तर होगा। ए यह संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये अंतःस्थ है। मैं यहीं पे आपको बता भी देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 12वां और 13वां प्रश्न हमारे सामने हैं दोस्तों। और यहाँ पे 12वां प्रश्न मैं आपको पढ़ता हूँ, देख लीजिए। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? समास पूछ लिया मृत्युंजय। तो सबसे पहले तो हमको विग्रह करना पड़ेगा इसका, और विग्रह करने के बाद ही हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा समास होगा। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला या मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला, अर्थात शिव जी। तो यहाँ पे जब कोई तीसरा पद प्रधान होता है, उसमें न तो प्रथम पद प्रधान होता है ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है, इसमें अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात शिव, यहाँ पे होगा दोस्तों निसंदेह बहुव्रीहि समास। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? ऑप्शंस पढ़ देता हूं। अल, अल, अलन, अलम। तो आप लोगों ने देखा होगा कि अलंकार में अलम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अलंकार की वीडियो में मैंने बताया भी है कि अलम का मतलब होता है आभूषण। तो इस चीज़ को आप लोग देखिएगा, क्योंकि अलंकार का प्रयोग कविता की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है। और अलम का मतलब होता है आभूषण, कार का मतलब करना, यानी एक तरह से सुशोभित करना। तो इसी अर्थ में अलंकार का प्रयोग हम लोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे 14वां और 15वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। विश्लेषण शब्द का विलोम पूछ लिया। ऑप्शंस पढ़ देता हूं। विवेचन, संश्लेषण, व्याख्या, विभाजित। काफी ये पूछता है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। संश्लेषण, विश्लेषण का विलोम संश्लेषण होगा। अगला प्रश्न है 15वां। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से क्या कहते हैं उनको ऑप्शंस पढ़ देता हूं। कंठ, दंत्य, मूर्धन्य, अनुनासिक। तो ऊपर के दांतों पे जीभ लगाने से जो होता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं दंत्य। यानी 15वां का जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न और 17वां प्रश्न दोस्तों हमारे सामने है, देखते हैं इनको। निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शंस मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। स, 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 अ, ब, स, च, छ, ज, य, र, ल। तो आप देखिए और बताइए दोस्तों इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। इसमें सही उत्तर होगा स, स, स। ऊष्म व्यंजन वो होते हैं दोस्तों जिनका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलती है। तो स, स, स को ऊष्म व्यंजन हम लोग कहते हैं। अ, ब, स को पता नहीं क्या कहा जाता है। च, छ, ज ये भी एक तरह से कहें कि ये स्पर्श व्यंजन है। और
य र ल ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। बाकी इसके बारे में आप लोग पता कर लीजिएगा कि अ ब स को ये किस व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। बाकी इन दोनों चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 17वां प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों। 17वां प्रश्न है अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प, अत्याधिक, अनधिगत, अनधीन। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसका उत्तर होगा अत्यधिक का विलोम होगा अत्यल्प। और यहाँ आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई आपको स्पष्ट करने की ज़रूरत है। रित का विलोम क्या है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पे हमें ध्यान देना है। रित का विलोम पूछ लिया, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। अनृत, वक्र, विकीर्ण, अनैक्य। दोस्तों रित का मतलब होता है नियम। जैसे हम लोग कहते हैं कि मरना और जीना ये दुनिया की रीत है, यानी नियम। रीत का मतलब नियम से है यहाँ पे। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, अनृत, यानी नियम के विरुद्ध। रीत का मतलब नियम, तो अनृत का मतलब हो जाएगा नियम के विरुद्ध। तो आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। 19वां और 20वां आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ये देख लेते हैं। 19वां और 20वां प्रश्न, संकल्प शब्द में उपसर्ग बताइए। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। सम, सक, सन, संक। तो आप देखिए और बताइए दोस्तों, ये तीनों कोई उपसर्ग नहीं होते हैं, यानी हमारा सही उत्तर होगा सम। संकल्प में जो उपसर्ग लगा हुआ है वो बना है सम। तो 20वां प्रश्न है दोस्तों। 20वां प्रश्न देख लेते हैं। मुझपे, ये यहाँ पे से है, आप लोग मुझसे पढ़िएगा इसको। मुझसे है ये। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। वाच्य पूछ लिया दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि दोस्तों वाच्य, कारक, ये इस तरह के जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पे आप हमेशा कंट्रोल करके रखिए। इनको देखते रहिए, इनको छोड़िए नहीं। और जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। काफ़ी अच्छा कंटेंट वहाँ पे मैंने उपलब्ध कराया है। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई बटन पे भी मैं मैक्सिमम वीडियोस का लिंक दे देता हूँ, तो आप इनको देखते रहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऑप्शंस पढ़ देता हूं फिलहाल। इसमें है भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और उभयवाच्य। तो दोस्तों हम जाते हैं, 3 ही प्रकार के वाच्य होते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है उभयवाच्य। इस वाच्य के बारे में मैंने तो नहीं पढ़ा है, लेकिन चूंकि मैंने मॉडल पेपर में देखा था इसलिए मैंने ले लिया है यहाँ पे। आपको यदि लगे तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा वाच्य है। मैंने नहीं देखा है इसके बारे में अब तक। चलिए, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य। तो इसमें क्या होगा, जहां पे कर्ता की प्रधानता होती है वहां पे कर्तृवाच्य होता है, जहां पे कर्म की प्रधानता होती है उसमें होता है कर्मवाच्य, और जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता हो वहां पे होता है भाववाच्य। ये जो वाक्य है दोस्तों, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसमें भाव की प्रधानता है। किस प्रकार से भाव की प्रधानता है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, यहाँ पे एक भाव छुपा हुआ है कि व्यक्ति अस्वस्थ है, अक्षम है। अस्वस्थता की ये यहाँ पे अस्वस्थता का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो होगा वो भाववाच्य होगा। तो दोस्तों बस यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसी प्रकार से, बल्कि इससे भी बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे और लाते रहेंगे। मगन ट्यूटोरियल्स का दोस्तों यही संकल्प है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।